हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम एक नई क्लास को लेकर आए हैं आपके लिए। और इससे पहले जो हमने 20 क्वेश्चन किए थे वो वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देखिएगा, विजिट कीजिए। उसमें काफ़ी अच्छे 20 क्वेश्चन थे। और ये हमारी जो क्लास है, जो सीरीज़ चल रही है बुक सीरीज़, ये हमारी सामान्य अध्ययन जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पेपर है उसको लेकर चल रही है। तो आज फिर हम इतिहास के ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों की बात हुई है। इनमें से शंकर एक है। शंकर, ठीक है, शंकराचार्य जी जिनका नाम है। शंकर का जन्म पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। सही आंसर इसका केरल होगा, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध प्रभावशाली दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भागवत गीता में कितने छंद है। भागवत गीता में 700 छंद हैं। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो उसका संकलन श्रीमद् भगवत गीता में प्रसिद्ध है और महाभारत के ये 20वें पर्व का अंग है। गीता में कितने 18 अध्याय हैं और 700 इसमें श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अनुव्रत का सिद्धांत पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये जो अनुव्रत का सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मनुष्य को 5 शिक्षाएं दी गई थी। तो ये क्या कहते हैं, पहले देख लेते हैं व्याख्या। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया और जैन धर्म की प्रमुख 5 शिक्षाएं हैं। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का अनुव्रत, इसी को अनुव्रत कहा जाता है, को अनुव्रत कहा जाता है। इसमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पारसनाथ के द्वारा किया गया, जबकि अंतिम तथा ब्रह्मचर्य सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो महावीर आचार्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। बुद्ध का जन्म स्थान, देखिए जन्म स्थान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, शंकराचार्य जी का और महात्मा बुद्ध का। तो बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। कौन से राज्य को कहते हैं बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल, तो बिहार को कहते हैं बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल। बिहार बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। बिहार में प्रथम बौद्ध संगति बिहार में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो कि राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था और इसीलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन क्या है कि पूछा जा रहा है इनमें से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो हमारा सही आंसर है महावीर। महावीर जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन इन्होंने किया था। नागार्जुन कनिष्ठ के दरबार की महान विभूति थे तथा उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इनकी तुलना किससे की जाती है, मार्टिन लूथर से की जाती है और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से बौद्ध स्थलों में पत्थर से तरासे शिल्पी नहीं हैं। कौन से बौद्ध स्थल हैं वे, ऐसे पूछा जा रहा है, तो वो है नागार्जुन कोंडा। यहाँ पर पत्थर से तरासे गए जो है शिल्प नहीं हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना PYQ हैं, हमारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, अधिकतर DSSB के ही हैं। चलिए यहाँ और देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। पत्थरों को काटकर बनाई गई स्थापत्य कला को पहले कला वाले जो प्रमुख बौद्ध स्थल थे वो अजंता, कार्ले, नासिक, कन्हेरी इत्यादि, जबकि नागार्जुन कोंडा पत्थर से तरासे गए शिल्पियों के तहत नहीं आता। यह एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर भी है।
क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। भारतीय दर्शन स्कूल है, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो वे कितने स्कूल हैं? यहाँ पर 6 सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में भी इसका आंसर छिपा हुआ है। भारतीय दर्शन के स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। षड का मतलब ही 6 होता है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। इसमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन जिसको कहते हैं शामिल हैं। इन विचारधाराओं में अधिकांश कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त माना जाता है। यह मानव का अंतिम लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या क्या है? बौद्ध परिषदों की कुल संख्या पूछी जा रही है कि कितनी है बौद्ध परिषदों की कुल संख्या। ये जो संख्या है वो 6 है। बौद्ध परिषद हमारी कितनी है? 6 है। और ये कौन कौन सी हैं बौद्ध परिषद 6? इनको भी देखते हुए चलेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुआ था। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो यहीं पर हुई थी, राजगृह में। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध परिषद। द्वितीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद, इसका आयोजन अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व हुआ था। और जो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी, चतुर्थ बौद्ध परिषद जिसको कहते हैं, यह कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईस्वी में आयोजित हुई और इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क ने अपने संरक्षण में कराया था। ठीक है। और पांचवा बौद्ध परिषद, इसको भी देख लेते हैं। इसका आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में बर्मा के मांडले में हुआ था। छठी बौद्ध परिषद बर्मा के काबा आय में वर्ष 1954 में आयोजित की गई और यह UNU भी बोल सकते हैं इसको, UNU यानी कि UNU के संरक्षण में संपन्न हुई थी। तो यहाँ तक कि ये जितनी भी परिषद है हमारी 6 की 6 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको क्लास में स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो प्रचार जो इन्होंने किया था शंकराचार्य जी ने अद्वैत का किया था। और इन्हीं से ये दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र है, ये इस दर्शन शास्त्र की स्थापना पूछा जा रहा है किसने की थी? तो बताइएगा। रामानुजाचार्य इसका सही आंसर होगा। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इसी को हम श्री संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद जो मत था वो रामानुजाचार्य जी का था और श्री संप्रदाय भी इन्हीं का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का है और ब्रह्म संप्रदाय इनका था। द्वैतवाद निम्बरकाचार्य जी का है। सनक संप्रदाय के नाम से इनका संप्रदाय जाना जाता है। शुद्ध द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य जी का है। और अगर संप्रदाय की बात करते हैं तो यहाँ पर रुद्र जो संप्रदाय है हमारा ये आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या फिर छंद से मिलकर प्रतीकात्मक संरचना के रूप में बनाया गया है? तो वो वेद है सामवेद। सामवेद को संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है। साम का अर्थ होता है संगीत या फिर गान। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है और इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इसके पाठकर्ता को जो इसका पाठन करता है, वाचन जो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं।
ये पूछा जा सकता है कि सामवेद के मंत्रों का पाठन करने वाला या पाठक करता, जो पाठ करता होता है, उसको क्या कहते हैं? उद्गाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द बताना है यहाँ पर, तो वो बोध होगा। राइट आंसर हमारा बोध। इसकी व्याख्या को देखेंगे। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो कि त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्ध धर्म के लिए द कैनन ऑफ स्क्रिवेंस वेंडर्स एक पारिभाषिक पद है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक में विभाजित है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुकों के आचरण से संबंधित विचार है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध और उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? तो ये जो शैली है हमारी, ये है गांधार शैली। बामियान बुद्ध की मूर्तियां जो है बलुआ पत्थर की चट्टान से काटकर बनाई गई है, और यह मूर्तियां 5वीं सदी ईस्वा, जो 5वीं शताब्दी है, 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व की हैं। और कभी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची जो खड़ी हुई प्रतिमा है बुद्ध की, वो ये थी, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के अंतर्गत आती थी ये वाली प्रतिमा। यह मूर्तियां अफगानिस्तान में स्थित थी। कहाँ पर थी पूछा जा सकता है? अफगानिस्तान में, जिसे कि 200 वर्षों में तालिबान के द्वारा तोड़ने की घोषणा की गई थी। और इन मूर्तियों में भारतीय कला की गांधार शैली की कलाकृति दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखेंगे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? ये हमें बताना है। तो ये लोह युग में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो महाजनपद रहा, तो वो लोह युग में स्थापित हुआ। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ बड़े जनपदों से है, और वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाइयाँ थीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों ने लोह उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की, और उनका उपयोग लोहे के हथियार और उपकरण बनाने में किया। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे। बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया। तो पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने ज्ञान को कहाँ प्राप्त किया? बुद्ध ने बोध गया में। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ है बुद्ध को? बोध गया में हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। बुद्ध को, इसकी व्याख्या देख लेंगे पहले। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप निरंजना, यानी कि आधुनिक जो फल्गु नदी है, उसके तट पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। बोध गया बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और महापरिनिर्वाण, जो उनकी मृत्यु की बात हो रही है, महापरिनिर्वाण की, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, जिसे कि महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनके गृह त्याग को महाअभिनिष्क्रमण के नाम से और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद और महाराज्य मौजूद थे? हमें बताना है कि कितने महाराज्य मौजूद थे। तो ये थे 16 महाजनपद। कितने हुए हैं? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। ये राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 16 महाजनपदों को। चलिए देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई थी,
और जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के विषय में वर्णन मिलता है। अगर पूछा जाए कि इन 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, इनका प्रमाण क्या है, तो हमें बताना होगा कि जो बौद्ध साहित्य है उनका एक बुक का नाम है बौद्ध साहित्य की अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में इसका जिक्र किया गया है। और जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य के जो बुक है भगवती सूत्र, इसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं इनको भी देख लीजिए। राजधानी सहित काशी, वाराणसी इनकी राजधानी थी, ये महाजनपद था। अंग, चंपा इसकी राजधानी थी। कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी है। मगध की राजधानी ग्रिब्स राजगृह। वज्जी राजधानी थी, वज्जी की जो राजधानी थी, वज्जी एक महाजनपद था, इसकी राजधानी वैशाली। और मल की राजधानी थी कुशीनगर। मल राज्य की जो राजधानी थी जनपद की, वो कुशीनगर थी। मत्स्य की विराटनगर। कुरु जनपद की इंद्रप्रस्थ। चेदी की शक्तिमती। कंबोज की हाटक। गांधार की तक्षशिला। पांचाल की जो है हमारी अहिष्यत्र। अवंती की महिष्मती। सूरसेन की राजधानी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। और अस्मक जो है, अस्मक की जनपद की राजधानी पोटन या फिर पोटली। ये आपके 16 महाजनपद और इनकी राजधानी यहाँ दी हुई है। तो हमने इनका अध्ययन किया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में डैश में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। तो वो मूर्ति हमें बतानी है कि कहाँ पर इन्होंने पता लगाया। तेलंगाना में मिली है ये। और ये NVS PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 2019 में। नेक्स्ट इसकी व्याख्या को देखेंगे पहले यहाँ पर। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट है उसके फणिगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की, जिसे इक्ष्वाकु वंश, एक वंश का नाम है इक्ष्वाकु वंश, के शासन के दौरान फणिगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कोड सहित बताना है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं और इसके प्रतीक दिए गए हैं और हमें जो सही आंसर है वो लगाना है। तो जन्म को किससे दर्शाएंगे? बुद्ध के जन्म को, जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म को क्या बोलेंगे? ज्ञान को फिर क्या बोलेंगे? ज्ञान को तो हम बोधि वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था उसको क्या बोलेंगे? प्रथम उपदेश को चक्र बोलते हैं। और जन्म कहाँ हुआ इनका, जन्म को बताइए। और इनकी मृत्यु को बताइए, मृत्यु। तो मृत्यु जो है वो इनकी स्तूप, जन्म जो है वो सांड। राइट आंसर हमारा कहाँ मिलेगा? 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 सही जो है हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। जन्म बैल यानी सांड, देख लीजिए जन्म जो है वो बैल यानी सांड। और प्रबोधन यानी कि ज्ञान, ज्ञान बोधि वृक्ष के यहाँ पर मिला नीचे उसको। और पहला जो उपदेश, इसको चक्र के नाम से चक्र भी कहा जाता है, मतलब एक। और मृत्यु को स्तूप। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? बुद्ध और महावीर को बताना है किस महाजनपद से आते थे। देखिए अगर ये बात की जाती है तो ये वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अगर वैशाली इसमें है नहीं, कुंडल ग्राम की राजधानी थी। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं क्या बताते हैं ये। इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में। महावीर स्वामी जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर के अंतर्गत आते हैं। इनका जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है, जो कि वहाँ वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसमें वज्जी तो दिया है, ये जो जगह है ये वज्जी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया इसमें, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पर हुआ था। यह शाक्य राज्य के अंतर्गत आता है। देखिए 2 राज्य, कन्फ्यूजन दिया है यहाँ पर कि एक इन्होंने बताया महावीर स्वामी का और दूसरा बताया है गौतम बुद्ध का, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, जो कि 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं आता है। इन्होंने दिया ये किसी भी जनपद के अंतर्गत नहीं आता है, अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है, इसलिए इन्होंने स्टार मार्क किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? तो जो सर्वाधिक बुनियादी अंतर होगा वो देव और देवियों की पूजा में होगा। इसको देख लेते हैं। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट से 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। कब हुआ? जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। और किसके टाइम पे हुई थी? ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हम आगे देखेंगे जो हीनयान है, हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा एवं देवी देवियों की पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ये लोग हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में और देवी देवियों की पूजा में, देव देवियों की पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में ही स्वीकार करते हुए उनकी पूजा करने लगे थे। अतः अनेक बौद्धिस्टों की पूजा भी प्रारंभ हो गई थी और इनके अनुसार बौद्ध मानव को दुख यानी कि त्राता के रूप में अवतार लेते रहे हैं। इनके अनुसार बुद्ध मानव के रूप में मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे हैं और अगला जो जन्म होगा वो मैत्रेय के नाम से होगा। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा। इन्होंने नाम भी मेंशन किया है कि उनका नाम क्या होगा, मैत्रेय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में इनका जन्म हुआ था मोहम्मद पैगंबर साहब का। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहलाती है और कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिंबिसार और अजातशत्रु क्या थे? ये संरक्षक थे। किसके पूछा जा रहा है? तो ये इनमें से कोई भी आंसर हमारा वैष्णव है, शैव है, धर्म जैन है, इनमें से नहीं थे। ये किसके थे? बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था तथा बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलनु नामक उद्यान प्रदान किया। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह या फिर गिरिब्ज में 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे यहाँ पर। मौर्य वंश क्वेश्चन आता है हमारा 44 और यहाँ दिया गया कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 322 ईसा पूर्व की थी। यह सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों को क्या करता था? नियंत्रित करता था। इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था।
इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके काल के 3 प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों जो है इसके काल के प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं है? कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं है पूछा जा रहा है। तो अशोक का कौन नहीं है भाई? कैवल्य, ये नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा डी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सिलोन यानी कि श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका को उस टाइम पर किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इसी के कुछ पॉइंट और हैं, वो भी देखते हैं। कुणाल ये है सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। कुणाल जो दिया गया है ऊपर, ये सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। तिवाला तीवर यानी जिसको हम तीवर के नाम से भी जानते हैं, ये सम्राट अशोक और कुरुवाकी का पुत्र था। जालोक यह सम्राट अशोक के पुत्रों में से एक था। सम्राट अशोक के पुत्रों में से एक था और उनका उल्लेख कलहण की राजतरंगिणी में किया गया है। इसका जो उल्लेख है जालोक का, वो कलहण की राजतरंगिणी में किया गया है। कलहण की रचना थी ये राजतरंगिणी, इनकी बुक का नाम है, इसमें किया गया इसका वर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 दिया गया है। इनमें से हमें सही कथन को बताना है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, क्या ये सही है? ये बताना है। और सेकंड जो दिया है वो अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो दोनों ही बातें हैं 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले इसमें काफ़ी अच्छी व्याख्या दी हुई है, इसको देख लेते हैं। हालांकि इससे क्लास जो है थोड़ी लेंथी हो जाती है, क्वेश्चन काफ़ी सारे कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि इस बार के एग्ज़ाम में आ जाए तो पता नहीं चलेगा। चलो देख लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का निवासी था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के उत्कीर्ण लेखों को लिखने की प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अराइमक और यूनानी में प्राप्त हुए हैं और अशोक के प्राप्त अभिलेखों की जो संख्या है वो 33 है। देखिए अशोक ने जो पूछ भी लिया जाता है कि कौन सी लिपि में अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए हैं या उत्कीर्ण कराए हैं और इनमें से वो कौन सी लिपि नहीं है। अगर 4 ऑप्शन है इनमें से पूछ लिया जाएगा कौन सी नहीं है, फिर कौन सी है अलग से दे दी जाएंगी कुछ लिपियाँ। तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अराइमक और यूनानी, इन लिपियों में तो अशोक ने अपने शिलालेखों का जो है लेखन कराया है और इसने 33 शिलालेख लिखवाए हैं, अभिलेख लिखवाए हैं अपने 33। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है यहाँ से, कि जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेख के दिल्ली के टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जो दिल्ली में एक टोपरा अभिलेख था, इनका टोपरा अभिलेख को पढ़ने की कोशिश किसने करी थी? जेम्स प्रिंसिप ने की थी। और इसमें जो दोनों ही कथन हैं वे भी हमारे सत्य हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यूनानियों के द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता है? दुश्मनों का संहार करने वाला राजा क्या किसको बोलते हैं? अमित्रोचेटस को। और पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राजा को ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे बिंदुसार जी। बिंदुसार को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया है। बिंदुसार जो कि जिनका टाइम पीरियड 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।
बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तब इनके पश्चात कौन बैठा? बिंदुसार बैठा था। इन्होंने अपने पिता के द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा और बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आया था। डायमेकस नामक दूत आया था एक, इसका नाम था डायमेकस। ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कौन आया था? डायमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्य का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। और कौन से अभिलेख हैं वे जिनमें इसका उल्लेख किया गया? पंचम शिलालेख, सप्तम शिलालेख या द्वादश शिलालेख या फिर षष्ठ शिलालेख? तो बताइएगा कौन सा यहाँ पर ठीक होगा, बताइएगा। यहाँ जो ठीक होगा हमारा आंसर वो पंचम शिलालेख है और पंचम शिलालेख और षष्ठ शिलालेख, ये दोनों यहाँ पर हमारे ठीक होंगे। सप्तम और द्वादश तो शायद नहीं होगा। हाँ, पंचम और यही है यहाँ पर, देख लीजिए आंसर। ये KVS में क्वेश्चन आया है 2018 में। अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अशोक जो है वो मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और दूसरा है तीसरे नंबर का गुहा लेख। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। इसके 5वें व 6ठे शिलालेख में धर्म महामात्रा के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 5वें में और 6ठे शिलालेख में धर्म महामात्रा के जो कर्तव्य थे उनका उल्लेख किया गया। अशोक के शिलालेखों की खोज जो है वो 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर ने की थी और इन्हें पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की है 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने की है। देखिए कितने सालों के बाद ये पढ़े गए, यानी कि यहाँ 1750 में इसकी खोज हुई, 1750 में ये टी फैनथेलर को मिले हैं अशोक के शिलालेख, लेकिन पढ़ा कब गया इनको? 1837 में पढ़ा। और किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 49। क्लास कैसा लग रहा है आपको? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। क्वेश्चन नंबर 49, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है, यानी कि काष्ठ क्या होता है? लकड़ी से निर्मित है तथा पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। पत्थरों पर नक्काशी के द्वारा, यानी कि पत्थरों को इतनी सुंदर सुंदर आकृतियां बना के उसको अलंकृत किया गया, सुंदर बनाया गया है। बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित एक बाड़ों से यह घिरा है। और यह किस स्थान का विवरण किया जा रहा है ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र, ठीक है। और पाटलिपुत्र नगर के बारे में ये चीज़ विवरण किया गया और यह विवरण यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज ने लिखा अपनी पुस्तक इंडिका में। देखिए कितने खूबसूरती के साथ उन्होंने वर्णन किया है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज बनकर आए थे। एक और राजदूत का नाम मैंने बताया अभी ऊपर आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं आपको कितना याद है, ठीक है। और चंद्रगुप्त के मौर्य के टाइम पर कौन आया था? मेगास्थनीज भी आए थे। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी वो सम्राट कौन? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, यानी कि इनका जो पुत्र था, इनका उत्तराधिकारी था उदयन, इसने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। मैं 2-2, 3-3 बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि ये साथ के साथ दिमाग में सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था, क्योंकि अशोक कैसे दादा था? इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार, फिर अशोक, इसलिए उनके क्या हुए? दादा।
चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। कौन हुआ भाई? याद रखिए, चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, अशोक महान के नाम से जाना जाता है इनको, अशोक महान था। और इस संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा हुआ। गौतमी पुत्र सतकर्णी डैश वंश के राजा थे, यानी कि किस वंश के राजा थे ये हमें बताना है। सातवाहन वंश के राजा थे ये, सातवाहन वंश के राजा थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो सातवाहन वंश के राजा थे। देखिए 7-7 सेम सेम लिखा है, यहाँ पर भी 7-7, तो इसे भूल भी नहीं सकते हम। यहाँ पर भी 7 बना हुआ है और यहाँ पर भी, ये तो खुद ही से याद हो जाने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो सातवाहन का महानतम शासक था और इनकी माता बालाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया भाई? एकमात्र ब्राह्मण और एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। आंध्र सातवाहन जो कि 60 ईसा पूर्व से 230 ईसा पूर्व वंश का संस्थापक सिमुक था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। पुराणों में इस वंश को क्या कहा गया है? इस वंश को आंध्र कहा गया है पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी थी? तो वो कौन था भाई? वो था डेमोट्रियस वन। डेमोट्रियस वन ऐसा व्यक्ति था, ऐसा शासक था जिसने भारत के अंदर यूथिडेमिड, देखिए इनके नाम पर ही डिपेंड है, यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी थी इन्होंने। चलिए इनके विषय में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। डेमोट्रियस वन इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी और यह राजवंश 230 ईसा पूर्व में स्थापित एक हेलेनिस्टिक राजवंश था जिसने 230 ईसा पूर्व से 10 ईसा तक ग्रीक, बैक्ट्रियन और इंडो-ग्रीक साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया। इसके अंतिम शासक स्ट्रेटो की मृत्यु पर क्या हुआ? इसमें कुछ चेंजेस आए यहाँ पर। इसका जो अंतिम शासक था वो था स्ट्रेटो और इस वंश का अंत होता है स्ट्रेटो की मृत्यु पर। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन 53 कैसा लग रहा है आपको, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 53, प्राचीन भारत के जो राजा कनिष्क हैं निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? पूछा जा रहा है। कनिष्क कुषाण वंश से का देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहे तो लॉजिक के साथ भी याद रख सकते हैं। कनिष्क किस वंश के हैं? कुषाण वंश के हैं। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस कौन था भाई? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था और कनिष्क ने 78 में शक संवत चलाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ वसुमित्र की अध्यक्षता में। वसुमित्र जो है इस चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और अध्यक्षता में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था ये बौद्ध संगति। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। हीनयान जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और महायान जो मूर्ति पूजा के रूप में महावीर को ही भगवान मानकर पूजने लगे थे। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी। किसके दरबार? अश्वघोष, बताइए किसने लिखी? कनिष्क यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर होगा। अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष की बुक का नाम है भाई बुद्ध चरित्र, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अश्वघोष
कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन बौद्ध महाकवि और दार्शनिक थे। ये कनिष्क के राजकवि भी थे और इनके द्वारा रचित बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। अशोक घोष के द्वारा रचित अन्य जो कृतियां हैं वो सौंदरानंद काव्यम, सारिपुत्र प्रकरणम आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तुर्कस सम्राट थे उन्होंने गांधार स्कूल की यानी यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया तो ये जो है ये कुषाण राजवंश के थे। कुषाण राजवंश के तुर्क सम्राट थे कनिष्क, कुषाण राजवंश के तुर्क सम्राट थे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो कहाँ के थे ये? कुषाण के। चलिए अब सब ठीक हो गया है। कुषाण वंश के थे, कुषाण राजवंश के कनिष्क। और इनकी व्याख्या को देखते हैं कि कनिष्क कुषाण राजवंश के सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय और धर्म प्रवृत्ति, साहित्य आदि के लिए विख्यात है। कनिष्क के काल में सर्वाधिक जो विकास हुआ वो कला के क्षेत्र में हुआ है। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध और बौद्ध मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इस शैली को यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक कौन सी कला? रोमन कला भी कहा जाता है। और मथुरा शैली में अनेक स्तूप मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, भामोर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भामोर में जो सबसे बड़ा मंदिर पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा मंदिर है, और जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद हिंदू मंदिर है, गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है, ये बताना है। ये लक्षणा देवी का मंदिर है। भामोर के अंदर एक बहुत बड़ा सा मंदिर है, लक्षणा देवी का मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का मंदिर माना जाता है। भामोर स्थित एक सबसे बड़ा मंदिर, व्याख्या को देखते हुए, लक्षणा देवी का मंदिर है, जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का सबसे बड़ा गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है। ये देवी दुर्गा का महिषासुर मर्दानी रूप को समर्पित है। महिषासुर जो मर्दानी रूप धारण किया था देवी दुर्गा ने, उन्हीं को समर्पित यह मंदिर है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है और भारत के सबसे पुराने अवशिष्ट लकड़ी के मंदिरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 57, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? बताइएगा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? यहाँ पर अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो जो विक्रमादित्य की उपाधि है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, जो गुप्त वंश की स्थापना है वो किसने की थी? श्रीगुप्त जी ने की थी। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। और श्रीगुप्त इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा, इस राजवंश का जो है सबसे प्रतापी राजा कौन था? वो चंद्रगुप्त था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की और 57 में पूर्व का एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भारत का नेपोलियन। पूछ लिया जाता है कई बार कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 60 क्वेश्चन तक ही करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर एक ना एक्टिव नहीं रहता बच्चा क्लास करने में, तो थोड़ा इसके बाद भी हम एक और क्लास ले आएंगे, तो धीरे धीरे करके करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। गुप्त वंश 320 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लोह स्तंभ पर किसका स्वाधिकार है? ये हमें बताना है। चंद्रगुप्त का है, राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त होगा। गुप्त वंश के शासन के दौरान तथा वर्तमान में कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का स्वाधिकार है। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली के महरौली में स्थित लोह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा है किससे संबंधित है?
चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अभी अभी तो पढ़ा है यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है लोह स्तंभ पर। तो ये किसकी की गई होगी भाई? ये की गई होगी चंद्रगुप्त द्वितीय की, क्योंकि अभी हम 3 क्वेश्चन लगातार इसी से संबंधित आए। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, यहाँ से हम अगली क्लास में करेंगे। ये हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे अगली क्लास में। आज के लिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तकरीबन 40 क्वेश्चन किए हैं 21 से लेकर, और आगे भी ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। जल्दी से जल्दी हम अपने सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, पूरे सिलेबस को रिवाइज। चाहे तो आप, अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स हमें मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम 1 या फिर 2 क्लास भी अवेलेबल और करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी टाइमिंग को। लेकिन वो सब डिपेंड करेगा आपके रेस्पॉन्स पर। जैसा आप रेस्पॉन्स करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।